इसको आप सिंपली क्या कह देते हो, थोड़ा सा बेसिक हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेंगे AC एंड DC में, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था बेटा अल्टरनेटिंग के बारे में पढ़ा। यहाँ देखेंगे मेन उसमें कितने टाइप की सर्किट होगी, क्या इम्पीडेंस होगा, क्या ठीक है, मेन डिफरेंसेस क्या होंगे डिफरेंट टाइप के सर्किट में, ठीक, पावर गेन, पावर लॉस, वो सारी चीज़ें इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक। तो देखो अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट दोनों में पहले बेसिक डिफरेंसेस क्या होंगे बेटा। अल्टरनेटिव करंट हम लोग कहते हैं दैट करंट विच ये वैल्यू ठीक चेंजेस विथ टाइम, मतलब रेगुलरली टाइम के साथ उसकी वैल्यू क्या हो रही है हमारी, चेंज हो रही है, ठीक है। एक बार जीरो से पीक मैक्सिमम, फिर आपका नेगेटिव जीरो, फिर नेगेटिव में पीक, फिर जीरो, ठीक। तो इस तरह से एक साइकिल हमारी क्या होती है, कंप्लीट होती है। अल्टरनेटली टाइम के साथ वैल्यू में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसका, डायरेक्ट करंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट बनी रहती है। जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, टाइम के साथ उसमें वेरिएशन नहीं होता। अगर टाइम के साथ वेरिएशन नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट कह लेंगे। और अगर आपका टाइम के साथ वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, पीरियडिकली, टाइम के साथ पीरियडिकली मतलब एक कांस्टेंट टाइम के बाद वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है पीरियडिकली, अगर वो चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या अल्टरनेटिव कह देते हैं। जब डायरेक्ट हम लोग ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है हाफ साइकिल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। दिस इज AC को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो उस कंडीशन में आप एक पल्सेटिंग AC भी दिखाया जाता है, बट पल्सेटिंग AC प्रैक्टिकली मिलता नहीं है। पल्सेटिंग का कंडीशन क्या, एक पीक रहेगा फिर जीरो हो जाता है, बट ऐसे वेरिएशन होता नहीं, क्योंकि हम लोग जो AC अभी पीछे हम लोगों ने जनरेटर पढ़ा था, जनरेटर पढ़ा था ना, तो ऐसा नहीं कि आर्मेचर 90 के एंगल पे हुआ फिर तुरंत जीरो हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक चेंज होने में आपको टाइम लगेगा, और अगर चेंज होने में टाइम लग रहा है, चेंज होने में क्या लग रहा है आपको, टाइम लग रहा है, तो उस कंडीशन में अगर चेंजिंग में टाइम लग रहा है तो दैट मीन्स फ्लक्स चेंज होगा, तो EMF में भी वेरिएशन आपका होगा, इमीडिएट नहीं होगा, स्लोली होता है। जैसे इस तरह से रिप्रेजेंटेशन मिलता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा वाला इस टाइप से देखो, ऐसे कंप्लीट दिस, फिर आपका क्या हो गया नेगेटिव में, फिर आपने लेते पॉजिटिव फिर नेगेटिव, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं होता। दिखा तो देते हैं कि हाफ साइकिल पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट वेरिएशन इमीडिएट विदाउट टाइम लैप्स नहीं होता बेटा। जैसे आर्मेचर आप रोटेट कर रहे हो, आर्मेचर रोटेट कर रहे हैं, तो आर्मेचर में जो रोटेशन आपका हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि क्या आर्मेचर अभी फ्लाइट मतलब पैरेलल है फिर इमीडिएटली परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ से रोटेट होकर इस पोजीशन तक आने में टाइम इंटरवल कुछ लगेगा, वो टाइम इंटरवल जब निकल लगेगा तो उसके कारण वेरिएशन क्या होगा, EMF में रेगुलर होता रहेगा। और यहाँ क्या शो कर रहा है, आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बट पॉजिटिव नेगेटिव का रिप्रेजेंट कर रहा है, बट वेरिएशन क्या है, विदाउट टाइम लैप्स है, और विदाउट टाइम लैप्स वेरिएशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ऐसा हम डिजाइन नहीं कर सकते, ऐसा प्रैक्टिकली कोई सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते जहाँ पे इमीडिएटली क्या हो पीक, फिर क्या इमीडिएटली नेगेटिव में पीक हो, ठीक है। धीरे धीरे वैल्यू वैरी करती है, पीक तक जाएगी, फिर रिड्यूस होकर जीरो, फिर नेगेटिव में पीक, फिर जीरो। इस तरह से अल्टरनेटली क्या होता है, आपका वेरिएशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से अल्टरनेट वेरिएशन हमारा एग्जिस्ट करता है। कैसा अल्टरनेट वेरिएशन आपका वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, समझ गया तो जी कुछ कह रहे हैं, आधा पॉजिटिव और आधा नेगेटिव जीरो हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता है एवरेज वैल्यू फॉर AC फॉर वन कंप्लीट साइकिल विल बी जीरो। एवरेज वैल्यू जो होती है AC की कंप्लीट साइकिल के लिए क्या मानी जाती है, जीरो, ठीक। तो उसका रीजन आपका यही होता है, क्योंकि जितना हाफ पॉजिटिव हाफ क्या हो गया, नेक्स्ट हाफ नेगेटिव। इसीलिए कभी भी AC से हम लोग डायरेक्ट किसी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते। आपको समझाया था चार्जिंग बताया था तभी, इसीलिए नहीं करते हैं कि जितना हाफ साइकिल पॉजिटिव मतलब उस पर चार्ज स्टोर होगा, अगले हाफ साइकिल का पॉजिटिव हो गया तो उतना क्या होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। लाइफ टाइम लगाए रखेंगे वो चार्ज नहीं होगा। इसलिए चार्जिंग के लिए हमें किसकी नीड होती है, DC की नीड होती है। पहले AC को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, DC में कन्वर्ट करके फिर हम चार्जिंग करते हैं, ठीक है। उसका रीजन आपका यही होता है, चार्जर, ठीक है। AC करंट से ये काम कैसे करता है, जब ये जीरो हो जाएगा तो किसी में भी नहीं काम करेगा ना। क्या कह रहे हो, AC करंट हाँ, जब ये जीरो हो जाएगा, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ डिजाइन होते हैं, जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट आप घर में देख रहे हो, जो भी डिजाइन है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो AC ऑपरेटेड है। इसीलिए आप देखते होंगे मार्केट में DC फैन भी आता है, देखा है, तो DC फैन आप AC चलाओगे तो नहीं चलेगा, ठीक। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव मतलब एक साइक्लिक मूवमेंट में चलता है।
जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हम घर में प्रॉपर्ली जनरल में भी यूज करते हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम कैसे हैं, एसी ऑपरेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग मीन नहीं लेते, आप पढ़ते हैं जो आपको घर में सप्लाई आती है आरएमएस वैल्यू आती है। कौन सी वैल्यू आती है? आरएमएस एसी सप्लाई जो होती है वो हमारी आरएमएस वैल्यू होता है, जैसे हम लिखते हैं आईआरएमएस या वीआरएमएस। तो ये वीआरएमएस लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक, क्या लिखते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और रूट मीन स्क्वायर जब आप किसी चीज़ का स्क्वायर करोगे तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अपने घर में जो आती है वो कौन सी सप्लाई आती है आपकी, आरएमएस वैल्यू आता है। एसी जो है वो कौन सा है, आरएमएस वैल्यू, और डीसी जो है वो हमेशा वो पिक वैल्यू है। अगर 220 नाप है, ठीक है, इसीलिए आपको पीछे वाला यूनिट में बताया था, जब प्लांट इलेक्ट्रिसिटी बताया गया था कि अगर 220 वोल्ट की डीसी और 220 वोल्ट की एसी से हम लोग शॉक लगाएं तो कौन ज़्यादा डेंजरस होगा, एसी बताया गया था ना। 11 होगी। तो रीजन क्या था, क्योंकि जो आप डीसी लेंगे तो वही उसकी पीक वैल्यू है, वो मैक्सिमम उसकी वैल्यू जो भी आपको गिवन है। और जब एसी लेंगे तो रूट 2 टाइम क्या करेगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो रूट 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, आपको साल ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। याद आया? ये हो गया बेटा आपका आइडेंटिटी। जब भी हम लोग डीसी को रिप्रेजेंट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डीसी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कंडीशन है हमारा टाइम, ये हो गया टाइम एक्सिस है। ये आपका वी आर क्या लिख सकते हैं, आई, ऐसे यहाँ पे है ये वी आर आई है, पर जो भी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। यहाँ टाइम के साथ वेरिएशन नहीं मिलता है, टाइम के साथ में वेरिएशन आपको नहीं मिलता है। ठीक है, टाइम नहीं दिख रहा है बेटा, कुछ क्वेश्चन? जैसे टॉर्च नापने जो यूज करते हैं आपने, वो भी तो डीसी में कन्वर्ट होता है। वो डीसी आपका टार्च जो है जैसे सेल से चल रहा है तो डीसी ऑपरेटेड है। और लाइट अगर ये नॉर्मल बल्ब समय लगा के आप चला रहे हो तब उसमें दो कंडीशन आपकी होती है। एक होता है कि अगर डायरेक्ट बल्ब को ही हमने सप्लाई से जोड़ दिया है तो वो बल्ब एसी ऑपरेटेड होगा। और अगर आपने सिस्टम जैसे टार्च होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्जर आता है, तो उसको पहले वो क्या करता है, एसी को डीसी में, वहाँ पे कन्वर्टर लगा होता है, एसी को पहले क्या करता है उसको डीसी में, तब फिर आपकी वो चार्ज होती है बैटरी, फिर आपकी आम जलती है। लेकिन वो जो जलती है उसमें जो सेल होता है वो डीसी ऑपरेटेड ही होता है, डायरेक्ट हम उसे एसी से आप यूज करेंगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे आप गाड़ी होती है ना, गाड़ी का जो बल्ब होता है, गाड़ियों में जो बल्ब होता है वो डीसी ऑपरेटेड होता है, वो एसी नहीं होता। उसको उठा के आप क्या डायरेक्ट सप्लाई से आप जोड़ेंगे तो वहाँ से एसी सप्लाई जोड़ेंगे तो वो नहीं वापस ग्लोइंग होगी। ठीक, तो वो कंडीशन आपका होता है, इसीलिए अलग अलग टाइप के बनते हैं। क्योंकि अपने यहाँ मोस्टली जो यूज होता है वो एसी ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज होने वाले हैं। भाई घर में जो भी हम चीज़ें मैक्सिमम यूज करते हैं कैसा है, वो एसी ऑपरेटिंग है। तो मार्केट में मैक्सिमम मिलने वाले जो डिवाइस है वो एसी है, बट डीसी ऑपरेटिंग भी आती है। ठीक है, जैसे जो आप देखते हैं छोटे छोटे ठेले वगैरह लगाते हैं, वो लाइट लगाते हैं तो वो डायरेक्ट बैटरी से जोड़ के लगाते हैं। ठीक है, तो वो कौन वाला होता है, वो डीसी ऑपरेटेड होता है। ठीक है, तो जो लाइट जलती है वो एसी में कन्वर्ट होती है, जल्दी डीसी, वो डीसी फॉर्म नहीं रहता। सर ये ऐसे कुछ एसी वाला छोड़ देता, डीसी वाला छोड़ता नहीं, छोड़ देता है बट उसको आपको फील नहीं होगा, या कहने के लिए केवल हम कहते हैं छोड़ देता है। उस दिन आपको बोला था ना कि जब ये बीच तक होगा एक स्टैंड के लिए 0 होगा ना, उसी को कहते हैं छोड़ देता है। क्या आप 51 सेकंड में 50 टाइम आपको छोड़ रहा है, 50 टाइम क्या कर रहा है, तो आपको फील होगा क्या? नहीं चलेगा। लेकिन सर जो मरते जाते यही वाले हैं। कौन वाले? इन्वर्टर वाले, इन्वर्टर से जिनको लाइट मारता है, बैटरी वाले, तो लाइट कट जाता था, लाइट जब कट जाती, लाइट कट जाती है तो उस समय भी आपकी जो सप्लाई आती है कितनी आती है, वो भी एसी 220 वोल्ट ही आती है, वो भी एसी ही आती है, वो डीसी नहीं होती। बट अब अंतर क्या होता है, साथ उस समय थोड़ा ज़्यादा क्यों लगता है, क्योंकि आपके सप्लाई जो आपके घरों में आती है, रेटिंग तो बोला जाता है 220, बट एक्चुअल रेटिंग 220 होती नहीं, उससे कम ही आती है। अगर घर में आपने इन्वर्टर लगा रखा है उसकी जो भी रेटिंग आप फिक्स कर देंगे उतना ही आपके घर को सप्लाई देगी। इसीलिए देखो अगर आपके एरिया में वोल्टेज कम आ रहा है, वोल्टेज कम आ रहा है तो लाइट जाने के बाद इन्वर्टर जब ऑन होता है तो ग्लोइंग बढ़ जाती है। जी सर। ठीक, उसका रीजन वही है। इसका मतलब कहने के लिए तो 220 वोल्ट की सप्लाई रेटेड वोल्टेज तो यही है, बट एक्चुअल में जो आ रहा है 220 नहीं आता है, कम आता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब आप क्या अपने घर की अपने इन्वर्टर की आपकी सप्लाई जब आ रही है, अगर उसकी रेटिंग 220 पे फिट, उसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग सिस्टम होता है कि वोल्टेज पे आप आउटपुट चाहते हैं,
अगर 220 पे मोस्टली सेट होता है, अगर 220 पे सेट है और आपके घर में आ रहा था 180 वोल्ट, तो 180 वाला कट हुआ तो 220 आ रही है, तो 220 आएगी तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका सिस्टम है क्या करेगा, आपका कट करने लगेगा। ठीक है सर, लेकिन जो एसी करंट होता है वो सर मतलब जैसे उसको कहीं टच हो गया गलती से तो उसको पकड़े रहना चाहिए ना, फिर छोड़ देता है, मतलब शॉक लगता है तो छोड़ा है। वो छोड़ा है जब हम खींचते हैं, ठीक है, पकड़ के रखो तो देखो नहीं छोड़ता है, अगर छोड़ देता तो कोई मरता ही नहीं है यार, अगर छोड़ देता कोई मरता क्या, ऊपर गिर जाता है तो नहीं सकता। वो डिपेंड करता है कि आपको, जैसे आपने पकड़ा, अब मान लो जो सप्लाई आ रही है वो एक अट्रैक्टिव जो कंडीशन हुई उससे ज़्यादा अगर आपने इमीडिएट फोर्स लगा दिया, इमीडिएट लगा तुरंत बच गए, अब पकड़े रह गया लॉन्ग टाइम तक, तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे क्या हुई, रिड्यूस हुई, तब आपके पास इतनी ताकत ही नहीं बची आप खींच के निकाल पा रहे हो, तब आप चिपके रह जाएंगे, मत ट्राई मत करना। यस चलो हो गया, ये तो बेसिक्स आपकी होती बेटा। जो हम लोग एसी सप्लाई का बजट करते हैं, ठीक है, वो सर जी तब तो जहाँ पर गीला स्थान रहता है में लाइन नहीं मारना चाहिए। वहाँ और मारता है, कहीं नहीं मारना चाहिए। सर तो धरती सबको सोच लेगी ना हैं? मतलब तो बीच में मीडिएटर तो आपको ना, इसीलिए जब आप हाँ, क्या लेकिन हम आप कठिन अगर है ना। क्या कोई चीज़ मान लो शूज वगैरह पहन के रखे हो, तब अगर एक पॉइंट कहीं आपको टच भी करता तो आपको क्या करंट नहीं मारता है, लेकिन जब नेकेड होते हैं तो क्या होता है भाई, आप एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो ना, रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे तो क्या करेगा वो, अपोज कर रहे हैं करंट का ना, अपोज करंट का अपोज करेंगे तो वहाँ पे क्या करेगा, आपको शॉक वही पड़ेगा ही। भैया बॉडी का रेजिस्टेंस है, करंट पास आउट होगा, ठीक, करंट जब वहाँ पहुँचेगा, न्यूट्रलाइजेशन तो हमारे पैर पे हो रहा है ना, बॉडी में नहीं हो रहा ना, बॉडी थोड़ी न्यूट्रलाइज कर रही है, ठीक, तो कंडीशन नहीं होती। चलो देखो, ये हो गया एसी हो गया बेटा, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, टाइम के साथ इसका क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पे क्या कंडीशन है, टाइम के साथ वैल्यू क्या है आपकी, कांस्टेंट बनी हुई है। जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साइन का दिखाते हैं, लिखते हैं v = v नॉट साइन ओमेगा t एंड i = i नॉट साइन ओमेगा t। तो साइन इसी के बेस पर हम लोग ये साइन का बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइन का बोल देते हैं कि टाइम के साथ इसका जो है क्या कैसे वेरिएशन दिखाया जाता है। v नॉट और i नॉट इसकी पीक वैल्यू होती है, v नॉट और i नॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा, पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कंडीशन आपका होता है किसका, एसी के लिए, ठीक। तो उस केस में क्या हो रहा है कि अगर हम लोग अभी जो सर्किट पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट, अलग अलग टाइप के आपको क्या सारे सर्किट हम लोग पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा प्योरली हमारा कैसा, ओमिक सर्किट, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, जिसमें केवल रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक। फिर हम लोग कहेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट, जिसमें बेटा केवल इंडक्टेंस लगा होता है, और तीसरा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ते हैं, जिसमें केवल कैपेसिटर लगा होता है। प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव, ये हो गया। फिर हम लोग कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, एक बार LR का, एक बार CR का, एक बार LC का, तीन ये 6 हो गए, और एक बार तीनों को मिक्सअप कर देते हैं LCR का, ठीक है। तो टोटल ऐसे जब हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं तो 7 टाइप का होता है। फिर 7 में भी बाइफरकेट कर सकते हैं, जब मिक्स हम लोग करते हैं LCR का, तो वहाँ सीरीज LCR और पैरेलल LCR भी बात की जाती है, ठीक है। तो फिर आप अपने यहाँ जो पुटअप जो होता है मेनली वो सीरीज LCR का ही होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग इसीलिए रिलेटेड में जो पढ़ते हैं वो सीरीज LCR का ही पढ़ा जाता है, सीरीज क्या पढ़ेंगे, LCR का ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखना शुरू करिए। वहाँ पर रेजिस्टेंस बदल जाता है। हाँ बेटा, रेजिस्टेंस सबकी सब में अलग अलग है। ये लिखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर आपका ही है, देखिए, हाँ चैप्टर डालो अल्टरनेटिंग करंट। लिखिए, अब एक जरूर ऐसा डिफिनेशन है, अल्टरनेटिंग करंट आर दोज whose value changes periodically,
periodically. हो गया? Yes. कुछ वैल्यू चेंजेस Periodically. पीरियडिकली, ठीक। तो जो हमारी वैल्यू होती है पीरियडिकली क्या होती है आपकी चेंज होती है। मोस्ट ऑफ कंट्री में जो हमारी सप्लाई अपने यहाँ है वो 50 हर्ट्ज का होता है, कुछ कंट्रियों में 60 हर्ट्ज सप्लाई भी दी जाती है। पीरियडिकली मतलब टाइम के साथ मैच कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी बार उसमें फ्लैक्चुएशन होगा, ये 1 सेकंड में कितनी बार क्या हो रहा है आपका फ्लैक्चुएशन हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ टाइम में, मोस्ट ऑफ जो हमारा क्या है टाइम है, मोस्ट ऑफ कंट्री कह लीजिए जो है वहाँ पे क्या 50 हर्ट्ज है, सम कंट्रीज में 60 हर्ट्ज सप्लाई भी दी जाती है। लेकिन हम लोग के यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट है हम उन्हीं कंट्री के इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है, हमारे कितना बराबर? ठीक, हमारे बराबर है। इसीलिए हम उन कंट्री से इनपुट या आउटपुट करते हैं जहाँ पे भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जिनकी फ्रीक्वेंसी अपनी कंट्री की फ्रीक्वेंसी क्या सप्लाई की फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, ठीक है। अगर किसी अदर कंट्री की सप्लाई मान लो हमें 60 हर्ट्ज हो तो वो हमारे यहाँ सप्लाई ना तो हमारी वहाँ जाएगी ना तो उनके यहाँ की हमारे यहाँ की, ठीक। तो मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए तभी प्रॉपर क्या होगा ऑपरेट होगा जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग लेते हैं। तो नीचे लिख लीजिएगा, लिखिए लिख लीजिए द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी in our country is 50 hertz. In our country is 50 hertz. मोस्ट ऑफ में यही किया जाता है, कुछ कंट्री में 60 हर्ट्ज भी है, ठीक है बेटा। 50 हर्ट्ज मतलब क्या होगा 50 हर्ट्ज का वन टाइम कांस्टेंट, यानी कि 1 सेकंड में बेटा 50 बार क्या होगा पॉजिटिव 50 नेगेटिव, मतलब एक साइकिल, दिस इज वन साइकिल है, यहाँ से चल के यहाँ तक क्या हो रहा है एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो ऐसे ऐसे 50 साइकिल क्या करेगा वो कंप्लीट करेगा। 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट होगी 50 साइकिल आपकी कंप्लीट होगी, यानी 50 टाइम पॉजिटिव है 50 टाइम क्या नेगेटिव, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, इसीलिए जो बल्ब आपका जलता है तो हमें जलता बुझता दिखता है क्या, जो बल्ब आपका जलता है क्या आपको जलता बुझता दिखाई पड़ता है, जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा है सर जी जल बुझ रहा है, ऐसा क्यों नहीं दिखाई पड़ता। हमारी RCD 1.10 RCD आई 1/10 के टाइम आपको देख सकती है या महसूस करती है, इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं, और ये 1/50 में हो जाएगा। दैट मीन्स है कि बेटा अपनी आई जो होती है दो चीज़ों को, दो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश कर सकती है 0.1 सेकंड के इंटरवल या उससे ज़्यादा हो। अगर इंटरवल टाइम इंटरवल दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ आपके सामने से पास आउट की जाए, ठीक है, उसके बीच का टाइम इंटरवल कितना हो 0.1 सेकेंड और मोर, तब तो उन ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर उसका टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड से कम है, मतलब 1 सेकेंड में 10 राउंड से ज़्यादा घूम रहा है, तो फिर हमें ऑब्जेक्ट प्रॉपर नहीं होता। इवन आप देखो अच्छी कंपनी के फैन हो, वोल्टेज बढ़िया आ रहा हो, तो फैन जब चलता है अगर फुल स्पीड में लगता है क्या घूम रहा है प्लेट जैसे घूम रहा है, मतलब हम तीनों ही जो इसका क्या है ब्लड से उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन इसका मीनिंग हो गया बल्ब कितनी बार जब बुझ रहा है 50 टाइम्स, ठीक। तो उस केस में हम जब 10 टाइम से ज़्यादा वाले को नहीं ऑब्जर्व कर सकते तो 50 टाइम को कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसी वजह से आपका जो होता है हमारा वो जलता बुझता दिखता नहीं है। जो हम लोग पढ़ते थे लोअर क्लास में कि वो छोड़ के पकड़ता है, इसलिए हम लोग भाग लेते हैं। बेटा ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे यार, कब छोड़ा फील कर पाएंगे क्या भाई, हमने बोला 1 सेकंड हो गया, अब इतने टाइम में 50 बार क्या किया आपको पकड़ा छोड़ा, पता चलेगा कोई सेंसेशन काम कर, अरे आई साइड हमारी नहीं काम कर पा रही तो यार पानी का कहाँ उतनी जल्दी वो होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका होता है, वहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं, इसलिए वो हमें पता नहीं चलता, केवल हम लोग ऐसा छोटे क्लास में पढ़ते थे, ठीक है, कि DC वाला ज़्यादा नहीं था CC वाला कम, ठीक। और उस समय सर जी लोग भी समझा देते थे, हम लोग भी समझ लिया था, ठीक है। तो ये कैपेसिटर भी तो लगा हुआ है। हाँ बेटा कैपेसिटर कहाँ पे बल्ब अब कौन सा बल्ब आप यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। वो भी नॉर्मल फिलामेंट वाला यूज़ करते हैं वहाँ कोई कैपेसिटर नहीं होता है, जब ट्यूबलाइट वगैरह हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इसका भी तो रीजन है, मतलब इसीलिए नहीं जलता उसका दिखाई देता। नहीं उसका रीजन केवल एक है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है जितना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उससे ज़्यादा, मतलब 10 टाइम्स या उससे कम बार अगर जलता उसका तो आपको दिखाई पड़ता। और सर जो LED खराब होती है, क्या हो गया जो खराब LED होती है आज तो बड़ा हाँ वो भी तो जल्दी बुझती है जब खराब हो जाती है। हाँ वो क्यों होता है?
वो जब खराब होती तो उसका टाइम इंटरवल वो क्या लाइट की फ्रिक्वेंसी की गाड़ी नहीं जलती उठती है साहब। देखो वो जलती है थोड़े टाइम फिर बुझ जाती है, मतलब उसमें सेकंडों से ज़्यादा का टाइम लगता है जलने बुझने में। आपकी एलईडी जो जलती बुझती है या जो हम लोग झालरें लगाते हैं ना, झालर लगाते हैं तो उसमें जो जलता बुझता है उसका टाइम इंटरवल जो है वो 0.1 सेकंड से ग्रेटर होता है, तब हमें दिखाई पड़ता है जल रहा है बुझ रहा है। अगर उस टाइम इंटरवल को जलने बुझने का टाइम इंटरवल जो है वो 0.1 सेकंड से कम कर दिया जाए तो आपको कंटिन्यू क्या होगा, जलता ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जो कैपेसिटर हम लोग यूज़ करते हैं वो रोल होता है चार्ज स्टोर करने के लिए, चार्ज मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है कि वोल्टेज डाउन हो रहे हैं तो उसको मेंटेन करेगा, अप हो रहा है तो उसको क्या, ठीक है। जैसे होता है ना स्टार्टर हम लोग लगाते हैं और एक लगाते हैं चौक वायर लगाते हैं ना, तो उस स्टेज में उस पर्पज से भी यूज़ किया जाता है। चलिए तो ये बना लीजिए, क्या लिखे हैं आपने 50 हर्ट्ज, ठीक ऐसे बना लीजिए। तो इसी डीसी थोड़ा सा आपको डिस्टिंग्विश हो जाए क्या होता है ऐसे डीसी लिख लीजिए वहीं पे मन एक लाइन और वाइल इनका केस ऑफ डीसी, इन केस ऑफ डीसी while in case of DC the value is remains constant and it does not changes with time। इसकी वैल्यू जो है बेटा टाइम के साथ हमारी चेंज नहीं होती, does not changes with time। हो गया, इसकी वैल्यू टाइम के साथ हमारा चेंज नहीं होता है। ठीक, एसी सप्लाई को हम जनरली इंडिकेट करने के लिए ठीक है इस तरह से सिंबलाइज करते हैं बेटा, ये इंडिकेट करता है किसको, एसी को। और जब डीसी सप्लाई को हमें इंडिकेट करना होता है तो हम लोग सिंबल क्या बनाते हैं, डैश का। ये अगर बना है दैट मींस सप्लाई में डीसी, अगर ऐसा बना है तो सप्लाई में एसी। ऐसे बना तो ऐसे लिख दीजिए, आपकी थोड़ा सा दोनों चीजें हो गया। आगे लिखेंगे एसी और डीसी की बात कर लिया हमने। अब देखो बेटा चूंकि एसी की वैल्यू टाइम के साथ हमारा क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। एसी की वैल्यू जो है टाइम के साथ कैसा होता है आपका, वेरी करता है। तो जब टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो इसका मतलब पहले जीरो से आप साइन क्या होता है बराबर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं पीक तक, पीक से फिर क्या हो रहा है डिक्रीज करके जीरो, फिर नेगेटिव में पीक, फिर जीरो, फिर पीक, फिर जीरो। इस तरह से अल्टरनेटली वैल्यू हमारी क्या हो रही है, आपकी चेंज हो रही है। और जो एसी सप्लाई होती है बेटा वो आरएमएस वैल्यू होता है। एसी सप्लाई क्या होता है आपका, आरएमएस वैल्यू होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। और आईआरएमएस की वैल्यू कितना होता है मालूम है, आरएमएस वैल्यू कितनी आती है, नहीं आई नॉट के टर्म में अगर हम लोग लिखते हैं आई नॉट बाई रूट 2, ठीक है। तो ये आरएमएस वैल्यू होती है। तो ये एरोलॉग पॉइंट लिख लो, बहुत ज़्यादा वहाँ डिस्क्रिप्टिव कोई रोल नहीं है, लिखिएगा एक तो पॉइंट और लिख लीजिए, तब लिखिएगा ऐसे एरोलॉग पॉइंट बना के लिखिए। हाँ नोट किया, बस ऐसे लिख लीजिए। जो मीन वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एसी की वो जीरो होती है, ठीक है। फॉर वन कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई विल बी जीरो। तो ऐसे लिख लीजिए, देखिए द एवरेज वैल्यू नहीं द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर ए कंप्लीट साइकिल will be zero।
एवरेज वैल्यू जो एसी की होती है कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होता है बेटा, वो जीरो होता है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर ए कंप्लीट साइकिल विल बी जीरो। ठीक है, तो उस कंडीशन में कंप्लीट साइकिल के लिए आपको एवरेज वैल्यू जो एसी की होती है हम लोग क्या लेते हैं, वो जीरो लेते हैं। ठीक, जो आरएमएस वैल्यू है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। क्या है आपका, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है, नीचे लिखिएगा देखिए, अब उसको हम लोग डायरेक्टली, क्योंकि आपको जो पुटअप होता है वो वहाँ पे क्या कंडीशन बनती है उसी में बनता है, बहुत उसका एक्सप्रेशन का वो नहीं है। तो लिखिएगा एसी सप्लाई इज द आरएमएस वैल्यू is the RMS value ये हमारा RMS वैल्यू है एंड रिलेटेड एज या गिवन एज। अभी हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, सही है। IRMS इक्वल टू I नॉट बाई रूट टू एंड BRMS लिखेंगे तो B नॉट बाई 2। अगर हम लोग लेते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई दिया जाए, कितना दिया जाए, 220 वोल्ट की सप्लाई दिया जाए, तो उसकी पीक वैल्यू कितनी आती है, 311 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए आपको बोला गया था कि अगर आप हम लोग किसका लगाते हैं, डीसी का, तो उसके रिस्पेक्ट में सेम वोल्टेज, कंडीशन ये है सेम वोल्टेज का एसी लगाना है। ऐसा नहीं बैटरी लगाया 12 वोल्ट का और 220 वोल्ट वाला जाके एसी पकड़ दिया, कहा वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ बहुत तेज झटका लगा। तो उस कंडीशन में सेम वोल्टेज का अगर हम लोग यूज़ करते हैं, इसका सेम वोल्टेज का यूज़ करेंगे तो उस केस में एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। ठीक है, वहाँ पे एसी वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा डेंजरस होगा डीसी के रिस्पेक्ट में। रीजन वही है, जब हम लोग उसका पीक निकालेंगे तो √2 टाइम क्या होगा, क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग पीक वैल्यू निकालते हैं, अगर V0 या I0 निकालते हैं तो I0 की वैल्यू हो जाएगी बेटा IRMS इंटू कितना, √2, IRMS इंटू √2। ठीक, और ऐसे ही जब V0 दिखाएंगे तो बेटा VRMS इंटू कितना आएगा, √2 के बराबर होता है। हाँ बेटा, तो लेकिन ये समझना डीसी कैसे कर रहा है, मतलब लाइन मारता है जो फाइंड करने को आ रहा है हम लोग का कंडीशन लाइट में क्यों मारा, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि टॉर्च है, टॉर्च डीसी है, उसमें अगर अंदर का कुछ प्रेस करके डालो तो लाइट थोड़ी ना मारेगा, वो भी मारता है, लेकिन कंडीशन क्या है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कितने सेल लगाते हो, कार से कितना सेल लगा, तो 2 वोल्ट कितना मेंटेन होता है आपका, जो नॉर्मल सेल आता है 1.5 वोल्ट का होता है, तो आपका 3 वोल्ट होगा। और आपको अगर 200 से जोड़ के 220 वोल्ट अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो आपको क्या होगा, वो ऐसे करके दिखेगा, क्योंकि वैल्यू जो होती है वो इतना माइन्यूट होता है कि वो हमें फिर फील सर जी नहीं हमारा सभी कुछ करंट जनरेट हमारे भी तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक में पड़े होंगे ना, जब क्या जो सिग्नल्स हम आपके जाते हैं तो वहाँ पे तो पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो जो वोल्टेज एक दो से आपको पकड़ने पे जो कंडीशन होती है उसकी वैल्यू इतनी माइन्यूट होती है तो हमारे पर इफेक्ट नहीं करता। लेकिन वही वैल्यू अगर आप 220 वोल्ट के घर में पकड़ा और जाके पोल पे क्या 11,000 वोल्ट पकड़ लिया, बंद हो जाएंगे, कंडीशन बदल रही है ना, जनरेटर भी बंद हो जाता है जब दोनों वायर पकड़ लेते हैं। हाँ, वो कंडीशन आपकी है कि कितना वहाँ पोटेंशियल डेवलप हुआ। अगर आपकी रेजिस्टेंस हाई हो गई, दोनों साइड से कनेक्टेड है, तो क्या करेगा वो, सर्किट आपने कंप्लीट कर दिया तो क्या होगा, जैसे होता है ना आप सप्लाई दोनों वायर को लगा दीजिए मेन और फेज को, किसको न्यूट्रल और फेज को, तो क्या होता है सर्किट ब्लास्ट हो जाती है, आपकी हो जाती है। तो वहाँ जब जनरेटर की बात आती है तो वहाँ ओवरलोडिंग होता है तो इंजन ही क्या करता है, बंद हो जाता है। सर जी बट सारी उसमें फंक्शन में सर जो वायर रहता है बहुत कटा कटा रहता है, बहुत लापरवाही बरतते हैं, मारता नहीं, या सिस्टम वाले का वो है, वो भी मारेगा मर जाएगा। हाँ, नहीं मारेगा, अगर आपको पकड़ा तो मारेगा ही, अगर सर जी टच हो गया तो आइए ना।
हो गया बेटा। लेकिन वहाँ पे इसलिए बहुत लोग रिस्क वो नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो आपने पकड़ लिया और आपको लाइट साफ मारी तो वो जनरेटर ही बंद हो जाता है। जैसे उस पर लोड बढ़ेगा ना, लोड बढ़ेगा वो क्या होता है, बंद हो जाता है। तो इसलिए लोग टटा चला लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपके घर में आपको आपके वायर को आपने टच कर लिया तो वो तो आपको सप्लाई नहीं बंद हो जाएगी ना, तो इसीलिए कंडीशन होता है वहाँ वो लोग चला लेते हैं ऐसे, ठीक। ये समझ गया बेटा। ये पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में क्या हो गया, क्या रिलेशन आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट। एक टर्म आता है बेटा फेज डिफरेंस, थोड़ा सा हम समझ लेंगे, लिखेंगे नहीं, अभी जब इंडिविजुअल सर्किट हम पढ़ाएंगे तब उसमें लिखाएंगे, वही दिखाएंगे, लेकिन उसको पहले से आप समझ लो। एक होता है टर्म आता है फेज डिफरेंस, जी सर, ठीक है। बार बार हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या होता है। तो फेज डिफरेंस आपका होगा, ठीक है, ये जो आपका V और I के बीच में जो वेरिएशन आपका हो रहा है, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या हो रहा है, जो वेरिएशन हो रहा है, किसके साथ में, टाइम के साथ में। अगर साथ साथ दोनों हो रहा है, मतलब दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं बेटा फेज डिफरेंस विल बी जीरो। फेज डिफरेंस क्या बोलेंगे, जीरो है। लेकिन अगर आपका बाय द वोल्टेज पीक पे है, उस समय करंट आपका क्या है, लो है, या किसी और पॉइंट पे है उसकी, तो उस केस में हम लोग कहते हैं वहाँ पे फेज डिफरेंस होगा। क्योंकि अपने पास 3 सर्किट आपने इंडिविजुअल पढ़ना है, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव। तो यही से आप थोड़ा सा समझ लेंगे उसको। अब ये इंडिविजुअल सर्किट पढ़ाएंगे तब वहाँ पे लिखाया जाएगा। फेज डिफरेंस देखिए, आपने ओम सला जो होता है बेटा वो एप्लीकेबल होता है प्योरली ओमिक सर्किट के लिए, इंडक्टिव या कैपेसिटिव के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उस केस में V इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, I into R। ओम सला आपने पढ़ा V इक्वल टू I into R, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाए तो वैसे वैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं फिलहाल I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, V, क्योंकि प्रोड्यूसिंग फैक्टर कौन है, वोल्टेज, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा है, करंट बढ़ रहा है, दोनों चीज लीनियरली बढ़ रहे हैं। लीनियरली बढ़ रहे हैं तो मतलब दोनों का फेज क्या हो गया, सेम हो गया। फेज सेम होने का मतलब फेज डिफरेंस का वैल्यू जीरो हो गया। फेज डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अभी बनाइए, अभी जब वीडियो दिखाएंगे तो बनाएंगे। तो जब प्योरली क्या, रेजिस्टिव सर्किट की आप बात करोगे, प्योरली किसकी, रेजिस्टिव सर्किट की हम लोग बात करेंगे, तो वहाँ पे केवल प्रेजेंट है सर्किट में क्या चीज, रेजिस्टेंस। और जब रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा तो इस केस में वोल्टेज और करंट दोनों ही V and I सेम फेज में होते हैं। तो हम लोग कहते हैं फेज डिफरेंस विल बी जीरो, यानी कि यहाँ पे फाई की जो वैल्यू होती है ऐसे सर्किट के लिए क्या लेते हैं हम लोग, जीरो। और जब जीरो होगा तभी हम लोग लिखते हैं V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t एंड I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t, ठीक। जब हम लोग कहेंगे बेटा क्या, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है बेटा तो कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, किसी को आइडिया, ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में लीडिंग फैक्टर कौन सा है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में लीडिंग फैक्टर कौन सा होता है, वोल्टेज 90 आंसर आगे कौन लीड करेगा, जैसे आपने कहा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में दोनों सेम फेज में हो गए, एक प्योरली इंडक्टिव होगा और अगला प्योरली क्या होगा, कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो जब प्योरली इंडक्टिव में कहा हम लोगों ने, प्योरली कैपेसिटिव में कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडक्टिव सर्किट मतलब ये होता है बेटा, दिस इज इंडक्टिव। अगर हम सर्किट ऐसे मेंटेन कर दें कि ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो गया। यहाँ रेजिस्टिव में जब हम लोग बात करते थे तो यहाँ क्या लेते थे, रेजिस्टेंस आप लेते थे, ये R होता था और यहाँ पे मान हमने ये प्योरली रेजिस्टिव हो गया, और ये प्योरली क्या हो गया, कैपेसिटिव। तो प्योरली कैपेसिटिव जब बनाते हैं तो हमारा क्या, कैपेसिटर लगाते हैं बेटा, ये कैपेसिटिव सर्किट हो गया, प्योरली कैपेसिटिव, ठीक। अब इस केस में बोला गया कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में तो सबको पता है फेज डिफरेंस जीरो होता है, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन द सेम फेज,
वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन द सेम। ये तो हो गया किसमें, प्योरली हमारा किस सर्किट में, रेजिस्टिव में। बात आता है प्योरली इंडक्टिव और पैरेलल कैपेसिटी में कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा। लीडिंग क्वांटिटी कौन सी होगी, लैगिंग क्वांटिटी कौन सी होगी, बताएंगे। रियल में सिर्फ वोल्टेज करेगा, इसका करंट करेगा। देखो अब हम लोग याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको कि ये तो मालूम है एक लीड करेगा एक लैग करेगा, लेकिन कौन कहाँ लीड करेगा कहाँ कौन लैग करेगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको कर्सर बता देते हैं। देखो होता क्या है बेटा, ये क्या है, इंडक्टेंस, ठीक, ये क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक। हम लोग ऐसे मान लो, अपने से आप रिलेट कर लो, मूविंग फैक्टर हमारा करंट होता है, वोल्टेज मूविंग फैक्टर नहीं, वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। चलता कौन है, यानी चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है। तो चल रहा है कैसे, हम चलना वाला किसे मानते हैं, करंट, ठीक। तो उस केस में करंट मूव कर रहा है, ठीक, क्या कर रहा है, मूविंग फैक्टर करंट है। तो हम लोग इस चीज़ को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहाँ कौन लीड करता है कौन लैग करता है, तो सबको पता है एक में वोल्टेज लीड करेगा एक में करंट लीड करेगा, बट किसमें कौन लीड करेगा उसको याद रखने के लिए आप क्या कर लो, जैसे गाड़ी चलाते हैं, क्या चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, 50-60-70 के स्पीड में आप जा रहे हो, छोटा सा गड्ढा है तो क्या रुक जाते हैं, क्या खुदा देते हैं यार, अरे छोटा मोटा है क्या करते हैं लोग, खुदा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो स्पीड आपकी क्या, करंट से आप रिलेट कर लो, गाड़ी आपकी चल रही है, ये छोटा सा क्या दिख रहा है, गड्ढा, कोई फर्क नहीं। खुदा दिया, तो आगे कौन निकला, करंट, कौन निकला, करंट। तो यहाँ लीडिंग फैक्टर कौन हो गया बेटा, करंट हो गया IC, और ये हो गया हमारा लैगिंग फैक्टर कौन सा हो गया, वोल्टेज, ठीक। यहाँ देखो क्या है, आप जा रहे थे 60, चाहे 60 पे जाओ चाहे 100 पे जाए, आगे पूरी भीड़ है, ब्रेकर कैसे दिख रहा है, भीड़, तो क्या करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा, और जब स्लो करेंगे तो कौन भाग लेगा, वोल्टेज आगे वोल्टेज भागना नहीं है, अपने समझने के लिए हम लोग बता रहे हैं, तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड कर जाएगा, यानी यहाँ VN है और ये IN है, तो यहाँ पे कौन लीड कर गया, वोल्टेज, लैग कौन किया, I, क्योंकि यहाँ पे क्या था, मान लो लीड, ठीक है। ऐसे कंपेयर कर लो कि यहाँ लीडिंग फैक्टर कौन सा हो गया बेटा, वोल्टेज, फेज डिफरेंस विल बी 90 डिग्री, यार इसी को हम लोग बोलते हैं π/2, और यहाँ पे क्या हो गया, फेज डिफरेंस आल्सो वही, ठीक। अब कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जब दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ लीडिंग फैक्टर कौन सा था, करंट है, यहाँ पे कौन सा है, वोल्टेज, तो हम लोग ग्राफ ऐसे भी दिखाते हैं, और इसी ग्राफ को R करके इसी को फेजर डायग्राम कहेंगे। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे फेजर डायग्राम बोलेंगे, ठीक। तो इस केस में इसी को हम लोग दूसरा रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा ऐसे, क्योंकि जब हम लोग सर्किट अभी पढ़ेंगे ना, आपको समझाने के लिए हम ऑलवेज I को x एक्सिस के अलावा लेंगे, किसको, I को ऑलवेज x एक्सिस के अलावा लेंगे, और वोल्टेज को y के अलावा लेंगे, अगर y की ओर I करता है तो, अब वो चाहे +y में हो चाहे -y हो। कारण क्या होगा, इंडिविजुअल सर्किट पढ़ने के लिए कहीं किसी में रख लिया जाए कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, बट जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट पढ़ेंगे बेटा, तो अगर अलग अलग एक्सिस पे आपने लिया है, तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट पढ़ेंगे तब वहाँ पे फेज वगैरह डिफाइन करना फिर थोड़ा सा आपको कठिन हो जाएगा, वहीं पे गलती हम करते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर हमने इसको IC यहाँ ले लिया बेटा, तो BC कहाँ रहेगा, ऊपर के नीचे, कौन लीड कर रहा है, यहाँ पर करंट, अरे यहाँ कौन लीड कर रहा है यार, इसमें कौन लीड कर रहा है, बहुत मानेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, ये कंडीशन क्या हो गया, आज को लीड कर रहा है, इसका मतलब वोल्टेज कहाँ आएगा, नीचे, BC नीचे आएगा, कितने से, 90, ये भी वही दिखा रहा है कि वोल्टेज क्या, लैग बाई π/2, किससे, करंट, यहाँ भी दिखा रहा है वोल्टेज लैग बाई π/2 बाय करंट, करंट से यहाँ भी π/2 लैग है, हैं, अरे भाई सर ये आई यहाँ आ गया, ये 90 डिग्री यहाँ आया, तो ये 90 डिग्री यहाँ नहीं आएगा ना, ठीक है। आप लोग शराब पढ़ाया जाता है पूरा यार, हाँ, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे जो लैगिंग फैक्टर हो गया है, वहाँ पे वोल्टेज हो गया, यहाँ पे लैगिंग फैक्टर करंट हो गया, यहाँ दोनों सेम फेज में हो गए, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इंडिविजुअल सर्किट अब पढ़ेंगे, ठीक। जी सर, टाइप्स आप लिखिएगा, बाकी कहानी डिफरेंस समझ गए ना, लिखिएगा टाइप्स ऑफ AC सर्किट, टाइप्स ऑफ AC सर्किट,
एक लाइन डिफरेंस। अभी ये कोशिश सब में एक में करवाएंगे भाई, सब में तो हाँ। जान अभी सभी वहीं करवा देंगे। इसीलिए आपको समझा दिया होता क्या है, फिर अभी जब वीडियो सर्किट डिस्कस कर रहे हैं तो वहीं पे हम लोग लिख लेंगे। ठीक, ऐसा कैसे सर्किट प्लस माइनस में एक फर्क पड़ेगा, नीचे अगर तुम्हारे दो तरह क्या से लिख लिख सकते हैं। प्लस माइनस। क्या प्लस माइनस? फार्मूला में प्लस माइनस बढ़ेगा साइन ओमेगा टी के बाद। अरे होता नहीं है प्लस माइनस। ये सर कह रहे माइनस में BC है। यहाँ पे जब लिखेंगे लिख देना है क्वेश्चन, यहाँ पे जब लिखेंगे तो b इक्वल टू b नॉट sin ओमेगा इनटू t, ठीक, I इसको और बाहर i इक्वल टू i नॉट sin ओमेगा इनटू t, दोनों सेम फेज में बेटा। ठीक है। दोनों कैसे हैं? सेम फेज में। यहाँ पे जब हम लोग लिखते हैं तो b इक्वल टू b नॉट sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, i इक्वल टू i नॉट sin ओमेगा इनटू t, या माइनस में एक टू थे। अब इसी को r करके हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू B b नॉट sin नॉट ओमेगा टी। sin ओमेगा t, इसे कर लो तो ये हो जाएगा i इक्वल टू i sin नॉट ओमेगा t माइनस sin पाई बाई ओमेगा टू। t माइनस पाई बाई 2 अब करना पड़ेगा भाई। इन दोनों का अंतर पाई बाई 2 का है। लीड कौन कर रहा है? वोल्टेज। तो अगर इसको हमने x एक्सिस पे लिया तो वोल्टेज प्लस y पे ले जाना पड़ेगा। अगर आपने वोल्टेज को x पे ले लिया साइन कर्व पे तो करंट कहाँ लाना पड़ेगा? माइनस में लाना पड़ेगा, तो वो माइनस हो जाएगा। ऐसे इसके लिए भी हम दो लिखेंगे। इस वाले डायग्राम के लिए जब लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा v इक्वल टू b नॉट sin ओमेगा टी sin ओमेगा t एंड i इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा टी I नॉट प्लस पाई बाई 2 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 2, या ठीक। और इक्वल्स इसके लिए जब लिखेंगे इस डायग्राम के लिए तो v इक्वल टू लिखेंगे बेटा v नॉट sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 और i इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा टी। i नॉट sin ओमेगा इनटू हो जाएगा। यस सर। तो ये कंडीशन आपकी होती है। यहाँ से दोनों को हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते तीन हैं, सर्किट हो गए। ठीक। ये तो बता ही दिया है फिर आप, ठीक। लिखिए, अब तो सॉल्विंग भी लीजिए। टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। पहला लिखिएगा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। हाँ, ऐसे को आर सर्किट भी कह लेते हैं बेटा, ठीक। लिखिएगा, बोले दैट सर्किट विच consist only which consist only ohmic resistance, which consist only ohmic resistance, only ohmic resistance are called purely ohmic resistance are called purely, क्या कहलाएगा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया। नेक्स्ट लाइन से इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट voltage and current both are lie in same phase. Resistive circuit, voltage and current both lie in same phase. Voltage and current both lie in same phase. तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं आपके? सेम फेज लाई करते हैं, ठीक है। बोथ लाई इन सेम फेज, ठीक। दैट इज फेज डिफरेंस बिटवीन V and I is 0. Phase difference between V and I is 0. Phase difference between V and I is 0. अब यहाँ पे तीन डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे बेटा। एक पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम, दूसरा होगा वेव डायग्राम और एक होगा फेज डायग्राम। तो हमने यहाँ पे सर्किट, हाँ बेटा, टाइम इंटरवल जैसे दोनों सेम फेज में चल रहे हैं तो जो चेंजेस आपकी आ रही है पाई बाई 4 एंड टी बाई 4 पे क्या हो रहा है? 0 से पीक, फिर अगले टी बाई 4 पे पीक से 0, फिर अगले टी बाई 4 पे पीक 0 से फिर नेगेटिव पीक, फिर अगले टी बाई 4 पे कहाँ पे? अगेन 0। मतलब टोटल एक टाइम इंटरवल जो है वो 4 इक्वल पार्ट में क्या करते हैं? स्टडी करेंगे उसका, ठीक है। तो आप 360
इधर वाला मिटा दें इसी में सर्किट डायग्राम क्वेश्चन आते हैं। जी सर। तो कंडीशन हो गया इसका मतलब पहले इसे क्या कहता है सर्किट डायग्राम, क्या बोलोगे इसे? इसे लिखेंगे हम लोग सर्किट डायग्राम, ये कहलाता है सर्किट डायग्राम। ठीक, फिर हम लोग लिखेंगे वेव डायग्राम। ये टाइम एक्सिस है और ये V एंड I वोल्टेज और करंट टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा उसे हम लोग कहते हैं वेव डायग्राम। ठीक, तो क्योंकि ये साइन कर्व को फॉलो कर रहा है, दोनों ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, जब t = 0 रखेंगे तो V की वैल्यू भी 0 और I की वैल्यू भी 0 मिलेगी। अगर इसी को हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इस ग्राफ से कैसे एट t बराबर कितने पे 0, जब टाइम आप 0 रखेंगे तो V बराबर होगा V0 साइन ओमेगा, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल T, तो ये आएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल T इनटू 0, तो ये फैक्टर पूरा क्या 0, और वैल्यू क्या मिलेगा टोटल 0, V की वैल्यू 0 आ जाएगी, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक, तो अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और t इक्वल टू कितने पे t इक्वल टू t/4, t इक्वल टू कितने पे t/4 के टर्म में 1/4 के टर्म में हम लोग चेंज करते हैं। ठीक, तो t/4 रखोगे तो यहाँ पे ऐसे एंड सिमिलरली लिखते हैं, एंड सिमिलरली I इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। ठीक भाई, क्वेश्चन तो वैसे ही फॉलो होगा ना, तो t/4 में करेंगे तो V इक्वल टू V0 sin 2 पाई अपॉन t इनटू t/4, बेटा 2 2 जा 4 और dt कैंसिल, तो t/2 आएगा π/2 और sin π/2 मतलब sin 90, और sin 90 की वैल्यू होती है कितना 1, यहाँ पे v इक्वल टू बेटा V0, यही मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ठीक, फिर हम लोग दिखा देंगे 2 बार 0 मिलेगा, 2 बार मैक्सिमम एट t इक्वल टू 3t/4, मतलब टाइम इंटरवल का 3/4, टाइम इंटरवल का 3/4 अगर हम लोग ले रहे हैं तो कंडीशन आएगा v इक्वल टू कितना 0 आ जाएगा, V0 sin 2 पाई अपॉन t इनटू 3t/4, 2 2 जा और dt कैंसिल आ गया 3 पाई/2 मतलब 270, 270 हुआ ना, और 270 अगेन फिर क्या मिलेगा कितना 0 फिर से मिलेगा, -1 होता है। ठीक, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपने कहाँ से जाओ एक मिनट, कहाँ से चले हैं अभी तो हम लोग t/4, अभी t/2 आ रहेगा ना बीच में, अभी t/2 नहीं रखा गया, t/2 पहले रख दीजिए। t इक्वल टू कितना t/2 0 पे किया पहला, दूसरा t/4, फिर t/4 t/2 को भी आएगा, तो ये आ गया t/2, t कैंसिल 2 2 कैंसिल, तो बचा पाई, और साइन पाई मतलब 180 और साइन 180 की वैल्यू से 0, इस बार अगेन क्या मिला 0। अगला करेंगे आप एट t इक्वल टू 3t/, अब लिखो 4, t की वैल्यू कितना 3t/4 जब लिखेंगे तब वैल्यू आएगा एंड यहीं पे देगा, सब जगह I की वैल्यू इसी टर्म में रहेगा। ठीक, ये लिखते हैं एंड I इक्वल टू I0, यहाँ पे होगा एंड I इक्वल टू 0, इसमें रखा है यहाँ एंड इक्वल टू 3t/4, b की वैल्यू आएगी V0 sin 2 पाई अपॉन t इनटू 3t/, बेटा dt कैंसिल 2 2 कैंसिल, sin 3 पाई अपॉन 2 मतलब sin 270, और sin 270 की जो वैल्यू होता है बेटा वो कितना आता है -1, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू -V0 हो जाएगा एंड I की वैल्यू क्या आएगी। ठीक, और फिर अगला कंडीशन एट t इक्वल टू कितने पे, अगर t की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं कितना ले रहे हैं t कैपिटल T, पूरा एक अपने टाइम हो गया बेटा, तो उस केस में आएगा v इक्वल टू V0 sin 2 पाई अपॉन t
टी इंटू टी, टी कैंसिल, तो ये हो गया कितना वैल्यू क्या साइन 2 पाई मतलब साइन 360 और साइन 360 वैल्यू कितनी होती है कितना तो साइन 360 जी ये वैल्यू क्या है माइनस 20 से फिर कहाँ पहुँचता है 0 पे, तो अगेन 0 180 का जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा साइन की वैल्यू हमेशा वहाँ पे 0 मिलती है, इसे याद कर लो। ठीक है, तो ग्राफ जब हम बनाएंगे तो फिर हमने एक साइकिल का यहाँ दिखाया है कैसे टाइम के साथ बदल रहा है, फिर से बताते हैं किसी को दिक्कत समझ गया ना सब लोग? तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ओरिजिन से, हम बना देंगे तो टाइम अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देंगे। हम फिलहाल एक ही साइकिल बनाएंगे, फिर यहाँ 1.5 साइकिल दिखा देंगे। हम इंक्लिनेशन 1 साइकिल तक का लिया। हाँ बेटा एक बार बताए थे पिछली बार बीच में एक दिन, ठीक है? अच्छा थोड़ा सा लिखे थे, चलिए ठीक है, तो यहाँ भी लिख लिया करो। अच्छा सभी बोले, चलो ठीक है, मतलब कुछ खर्चा है मतलब। तो यहाँ ओरिजिन से चल रहे बेटा, तो टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ 0। देखो ये पी के वैल्यू है, ये कौन वाली वैल्यू है पी की वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू टाइम कितना t/4, फिर कहाँ पे आ गए हम लोग t/2, फिर ये वाला कहाँ आएगा t/4, फिर कहाँ पहुँचे t, फिर t/4 इसमें जोड़ लो तो आएगा 5t/4 और फिर आएगा यहाँ पे 6t/4 या उसी को 3t/2 लिख लेते हैं 3t/2। ठीक है, तो इस तरह से आगे हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे ग्राफ टाइम बढ़ाते जाएंगे वहाँ से ग्राफ हमारा आगे। ठीक है, तो इसी को साइन कर्व कह देते हैं। ये कह रहा था बेटा वेव डायग्राम, इसे कहा था हम लोग सर्किट डायग्राम, इसे नाम देंगे वेव डायग्राम, वेव डायग्राम कहते हैं। ठीक, याद रखिए क्योंकि अभी जब कॉम्बिनेशन बताएंगे तब फिर चीज़ें अगर दिमाग में ये रहेंगी तभी वहाँ प्रॉपर कॉम्बिनेशन आप सेटअप कर पाएंगे। इंडिविजुअल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे कॉम्बिनेशन पे जब अभी हम लोग पेज वगैरह डिस्कस करेंगे तब अगर इंडिविजुअल आपका क्लियर है तभी वहाँ बात बनेगा। ठीक, और लास्ट हो जाएगा पेज डायग्राम, या उसी को पेजर डायग्राम कह लेते हैं। पेजर डायग्राम, तो पेजर डायग्राम की बात करते हैं। फेजर में क्या होगा, दोनों चूंकि कैसे हैं V और I सेम फेज में बेटा, तो V एंड I यानी VR एंड I बोथ क्या आर इन सेम फेज। ठीक, इसीलिए हम चाहे R थोड़ा सा दिखा देते हैं तो ओमिक साइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो दोनों कैसे हो गए सेम फेज में हैं, तो यही पे हम लोग लिख देते हैं फेज डिफरेंस कितना दिखा था 0। पाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो इतना नोट कर लीजिए। किसी पॉइंट में डाउट हो बेटा तो पूछ लो, किसी को किसी पॉइंट में डाउट हो तो पूछ लीजिए, बुक लेना करना। यहाँ दूसरे बता दीजिए। हाँ इस साइड में क्या करें? क्या करें बेटा? जो b बराबर b0 साइन होगा पाई/4 इसमें दूसरा इसमें हमने क्या कहा है, t की वैल्यू t/4 जो इंटरवल लेते थे ऐसे समझ लो, एक साइकिल को हम 4 पार्ट में स्टडी करते हैं, एक साइकिल को कहाँ पे 4 पार्ट में स्टडी करते हैं। ठीक, ये 0 है, t बराबर कितना 0, यहाँ टोटल टाइम यहाँ t कैपिटल T लगता है एक बार चक्कर लगाने में, तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो t/4 रहेगा ना, फिर इसको अगला t/4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा t/4 प्लस t/4 2t/4, तो उसी को 2 या 4 कर t/2 लिख देते हैं। फिर इसमें आप t/4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा t/4, और यहाँ आते आते फिर t हो गया, एक साइकिल अब पूरा हो गया। ठीक, ऐसे हम लोग लिया पहले t कर तो कितने पे 0 पे, तो 0 का तो सब कुछ क्या हो गया 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ कंप्लीटली हमारा 0 हो गया। वोल्टेज और करंट चूंकि सेम फेज में लाई कर रहे हैं, दोनों फैक्टर हमारा 0 हो गया। ठीक, यहाँ ले रहे हैं t कर तो t/4 पे, जब t/4 रखेंगे इसी क्वेश्चन में तो जहाँ 2 पाई यहाँ हो गया, जब क्या लिखिए 2π/t, इसी को आगे अगर नहीं समझ सकते हैं तो चलिए लीजिएगा इक्वल टू v0 sin ओमेगा बराबर 2π होता है ना 2π/t, तो 2π/t इनटू कैपिटल T हो गया, स्मॉल 2π/कैपिटल T इनटू स्मॉल t हो गया। ठीक, और ऐसे I वाला भी लिखेंगे अगर तो ये लिखेंगे I0 कितना
साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी। ठीक, वहीं से हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे टी की जगह स्मॉल टी की जगह p/4 रख दिया, तो टी कैंसिल 2 2 जा 4। ठीक, तो बचा π/2, अब π/2 का मतलब 90 डिग्री और sin 90 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 91 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो v0 के बराबर हो गया, यानी टी की वैल्यू के बराबर हो गया। ऐसे हर t/4 इंटरवल करके हम लोगों ने एक एक स्टेप लिया। डिफरेंस बताइए, b बराबर b आएंगे और b बराबर i आएंगे, ये डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। क्या करें बेटा? b बराबर b आई कुछ दिन बताया था। b कर दो, b बराबर b आई, अच्छा p कर पावर दो, पावर b कांस्टेंट बराबर i आए। हाँ। कभी जब करंट इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज डिक्रीज पावर कांस्टेंट चलिए कंडीशन क्या होता है जब हम लोग बात कर रहे हैं पावर की, किसकी बात कर रहे हैं? पावर की। ठीक, तो जब हम लोगों ने वहाँ ट्रांसफार्मर की बात किया था, ट्रांसफार्मर को बोला गया था आइडियल ट्रांसफार्मर के इनपुट एंड आउटपुट पावर विल बी सेम। तो वहाँ पे जब इक्वेशन यूज करते हैं तो P कंट्रोल लगाते हैं लोग V × I, इनपुट और आउटपुट दोनों कैसा है? सेम है। तो यहाँ लिखा हमने P कंट्रोल कितना, V × I लिखा। ठीक, वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट है वो पावर, तब अगर आपका पावर कंजर्व है तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट क्या करेगा? घटेगा। भाई एक बढ़ा रहे दूसरा घटेगा, तभी तो प्रोडक्ट उसका कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग कहते थे स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता था, करंट उसी रेशियो में घटा देता था। ट्रांसफार्मर के लिए। हाँ, वो ट्रांसफार्मर के लिए एप्लीकेबल है। बाकी केस में जब हम लोग लिखते हैं P कंटू क्या I²R या V²/R, या ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, V × I करके निकालते हैं। समझ गए? और किसी कोई डाउट? अब कोई डाउट नहीं किया? चलिए थोड़ा क्वेश्चन वगैरह लगाया करिए बेटा, ठीक है? सर हाँ जी सर, ये चेक करो। ये भी चेक अभी LCR अभी तो आज श्री गणेश हुआ है। हाँ? अभी तो पहला ही हम लोग ने पढ़ा है क्या LCR सर्किट नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो क्वेश्चन वहाँ से इंक्लूड करके दे दिया।